फिल्म की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा राज है और वो राज ये है, एक्टर्स ने बहुत सारे फिल्टर लगा लिए हैं। पहला फिल्टर है मैनेजर का, दूसरा फिल्टर है किसी कास्टिंग वाले का, तीसरा फिल्टर है उसकी सिक्योरिटी का। तो आदमी को इतने सारे पर्दे क्रॉस करके अगर किसी के पास जाना पड़ेगा तो आदमी बोलेगा बाढ़ में जाए, कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो तो जाऊँगा। आप पहले स्टार बन गए और बाद में आपने अच्छा काम किया, ये पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं पहले स्टार बन जाऊं फिर मैं अच्छा काम करूंगा, ये नहीं हो सकता। और ये सिनेमा का जो बार है उस बार को ऊपर लेकर जाएंगे और शायद बार को तोड़ भी दे। तो आप ये कह सकते हैं कि साल की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, हिट मूवी। ट्रेलर का जो फर्स्ट सीन बड़ा भयानक, मुझे तो बशर अल असद की सीरिया वाले राष्ट्रपति की जो यातनाएं थी वो भी याद आ गई थी। इसको लेकर कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ सोशल मीडिया पे, बड़े यूट्यूबर हैं, ध्रुव राठी ने भी बहुत कुछ लिखा। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे कि इस तरीके के सीन्स को अवॉइड किया जा सकता है, इस तरीके की हिंसा को, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे किसी को मारने के नए तरीके भी मिल जाते हैं। मुझे राज कपूर जी ने बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई। मैंने उनके साथ फिल्म की थी राम तेरी गंगा मैली। जी जी बिल्कुल। तो मुझे याद है मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर जब आप एज एन एक्टर काम करते हैं किसी के साथ तो आपका क्या रहता है? आपको लग रहा है कि यार ये डायरेक्टर ऐसा ठीक नहीं कर रहा है, यू नो, ये इसको ऐसा करना चाहिए। सामने से आवाज आई, हेलो राकेश, देव हियर। सर क्या? हाँ देव हियर सर। या तो एक काम कर, नई फिल्म बना रहा हूँ तो तू आ जा, तेरा 2 दिन का काम मैं छोड़ रहा हूँ पर आ जा। सर मेरी बात सुनिए, आ जा सर, आ जा, तू कल आ जा और कर ले। सर मेरे पर्स तू कर ले भाई, आ जा। तो ये ऐसे करके फोन रख दिया। अब बताइए, कोई आदमी पैसे की बात करेगा, कोई आदमी रोल पूछेगा। वार्म हार्टेड इंसान, गर्म जोश और गर्म दिल, दोनों चीज़ें बहुत, और खुले दिल के थे। मतलब बाहें ऐसी रहती, कोई भी आए। ये नीट एंड क्लीन ह्यूमर है और फैमिली ह्यूमर है। सिचुएशंस वो ऐसी ढूंढ के लाते हैं जो कि रोज होती रहती हैं, रिलेटेबल। हाँ बहुत रिलेटेबल है और रोजमर्रा की जिंदगी में होती रहती है। लेकिन आजकल की जो कॉमेडी है, विवाद भी हो जाता है। इस कॉमेडी को आप कभी देखते तो आपका क्या टेक है? इस तरीके की कॉमेडी होनी चाहिए जो कमर से नीचे की ही पूरी कॉमेडी। देखिए, आ रही है मूवी धुरंधर और मेरे सामने मौजूद है इस सिनेमा के एक बड़े ही मजे हुए कलाकार और धुरंधर सर राकेश बेदी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप बताइए, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल फिट हूँ यार, कमाल है, एकदम ठीक ठाक तुम्हारे सामने बैठा हुआ, एकदम एनर्जेटिक। हाँ एनर्जेटिक। धुरंधर का जब मैंने ट्रेलर देखा, आप भी उसमें दिखाई दी है और बहुत खतरनाक सा ट्रेलर है। आपका किरदार किस तरीके का है जमील साहब का? जमील जमाली नाम है उसका जी। ये किरदार तो मेरा भी वायलेंट है, लेकिन वायलेंस हमेशा हाथों से नहीं होती, यहाँ से भी होती है। करेक्ट, यू नो, आदमी अगर वायलेंट सोचता है तभी तो वो उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है। जी। आपने सोचा किसी को मारना है तो मारने वाला तो कोई और है, लेकिन सोचने वाला कोई और है। तो इस तरह का मेरा कैरेक्टर है जो कि एक रियल कैरेक्टर जो पाकिस्तान में है, पॉलिटिशियन, उसके ऊपर, उससे इंस्पायर्ड है। मेरे को उसके ऊपर बेस्ड नहीं है, उससे इंस्पायर्ड है। बिकॉज देखिए, हर देश में ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं बिल्कुल, जो कि हमेशा पावर में रहते हैं। बिल्कुल, इरिस्पेक्टिव गवर्नमेंट कोई किसकी है, कौन सी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हमारे यहाँ भी है, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं भी नहीं लेना चाहूँगा। सरकार किसी की, वो मंत्री वही होंगे। सरकार कोई भी हो, मंत्री मैं ही रहूँगा। तो ये जो है बंदा, ये ऐसा है जी। और पावर इसके हाथ में है बहुत। और जो मेन कहानी है फिल्म की, जो एक स्लम एरिया है कराची का, बहुत बड़ा स्लम एरिया है, लयारी नाम है उसका जी। तो उस शहर का, मतलब पाकिस्तान का बहुत बड़ा वो एक, जहाँ क्राइम भी पलता है, पॉलिटिक्स भी पलती है, छोटे मोटे धंधे भी लोग करते हैं, मर्डर भी आए दिन होते हैं, यू नो, इस तरह के एरियाज होते हैं हर, बिल्कुल, हर शहर में। तो ये वहाँ का पॉलिटिकल बिग विग है जो मेरा कैरेक्टर। तो ही इज पुलिंग ऑल द स्ट्रिंग्स। तो उसके जितने
गूंज हैं वहाँ के वो भी इसके हाथ में हैं, जितने ऑपोजिशन गूंज हैं जो इसको हराना चाहते हैं वो भी इसके हाथ में है। तो ये अपनी चेस गेम खेलता रहता है, वायलेंस। तो अब बाहुबली बने हैं कहा जाए तो। बाहुबली एक तरफ मतलब ही इज अ पॉलिटिकल मैन, दबंग। हाँ, चेहरे पे स्माइल है उसके, ओके। और बगल मुंह में राम बगल में छुरी है। कास्टिंग के वक्त आपने कभी सोचा कि मैं दर्शकों को अब तक हंसाता रहा, खिलखिलाता रहा, उनको मजबूर कर देता था कि वो हंसे, लेकिन अब इतना निगेटिव रोल, ऐसा खतरनाक सा रोल, आपके दिमाग में है कि ये कैसे सोचा कास्टिंग डायरेक्टर ने और आदित्य धर ने? देखिए, ये खतरनाक रोल तो तब होता अगर मैं इसमें ज़रा भी ह्यूमर नहीं डालता, तब भी बहुत खतरनाक रोल होता। जी। लेकिन क्या है कि सिंस आदित्य हैज़ टेकन मी, तो और स्क्रिप्ट बड़ी इंटेंस है, जी। टेंस भी है और इंटेंस भी है। जी। तो जब टेंस और इंटेंस स्क्रिप्ट हो तो आप 3 घंटे की टेंस फिल्म नहीं देख सकते, बिल्कुल। आपको उसमें रिलीफ मोमेंट चाहिए। और वो मुझे ऐसा लगा, आई टोल्ड आदित्य, मैंने कहा यार देखो इसमें ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पर हम ह्यूमर का छिड़काव कर सकते हैं, वी कैन स्प्रिंकल सम एलिमेंट्स ऑफ विट एंड लाफ्टर, देयर आर सम एरियाज इन द स्क्रिप्ट। तो उसने कहा नहीं सर अभी मुश्किल है, बड़ा टेंस है। मैंने कहा थोड़ा चलने दो आगे। एंड एज वी वेंट अहेड, यू नो, ही रियलाइज कि व्हाट आई एम सेइंग इज राइट, एंड देन वी बिकेम अ पार्टी टू, यू नो, मैं आदित्य। फिर वो मुझे बोलता था सर यहाँ ऐसा करो, यहाँ थोड़ा ऐसा कर लो, यू नो, एंड इट बिकेम ऑन वेंट ऑन बिकमिंग बेटर एंड बेटर। मतलब आपके सुझावों को माना गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक इतने बड़े मैं सुझाव देने से बाहर नहीं आता। ये अच्छी बात है सर, आपके पास इतना अनुभव है। मुझे राज कपूर जी ने बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई थी। जी। मैंने उनके साथ फिल्म की थी राम तेरी गंगा मैली। जी जी बिल्कुल। तो मुझे याद है मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर जब आप एज एन एक्टर काम करते हैं किसी के साथ तो आपका क्या रहता है? आपको लग रहा है कि यार ये डायरेक्टर ठीक नहीं कर रहा है, यू नो, ये इसको ऐसा करना चाहिए। जी। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, बोला बेटा एक काम करो, पहले डायरेक्टर को जाके सामने से बोलो, उसके मुंह पे खड़े होकर बोलो कि सर इसको ऐसा करके देखिए, शायद अच्छा हो। वो नहीं माने फिर घूम के आओ और इस कान में बोलो, फिर भी नहीं माने तो घूम के आओ और इस कान में बोलो, 3 बार जरूर कोशिश करो। फिर भी नहीं माने तो फिर जाने दो उसकी, बिकॉज ही इज द बॉस। अच्छा, ये आपने जो जिक्र किया, जैसे आपके पास इतना बड़ा एक अनुभव है, उसके बाद आप बोलेंगे तो आपकी बात को तवज्जो दी जाएगी, लेकिन एक कम उम्र का एक लड़का है, कम उम्र की लड़की आई है, वो अपना सुझाव रखे या ना रखे, आपका क्या इस पर स्टेटमेंट रहेगा, क्या टेक होगा? देखिए डायरेक्टर भी तो ये जानता है ना कि सामने वाला कितने पानी में है, ये भी तो फर्क पड़ता है ना, उसका कितना तजुर्बा है। और वो सुझाव जो है वो सीन को, देखिए बहुत सारे एक्टर होते हैं वो सुझाव देते हैं कि मेरा इसमें फ़ायदा हो, ये मैं इसमें कैसे उभर के आऊँ, मैं कैसे चमकूँ, मैं कैसे ज़्यादा दिखाई दूँ, या इस सीन का जो सारा एम्फेसिस है वो मेरे पर आ जाए, है ना। ऐसे भी एक्टर होते हैं तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। हाँ। लेकिन कॉमेडी का पहला जो रिक्विजिट है, जो रिक्वायरमेंट है, वो है देना, लेना नहीं है। आप क्या पंच किसी को दे सकते, अपने को एक्टर को क्या पंच दे सकते हैं? आप देंगे वो कुछ होगा तो कुछ आपका रिएक्शन कुछ निकलेगा, बिल्कुल, फिर आपका निकलेगा उससे। अगर आप सिर्फ लेना ही लेना समझेंगे तो ह्यूमर डजंट वर्क लाइक दैट। ह्यूमर इज ओनली वर्क्स इफ यू नो हाउ टू गिव ऑल्सो। जमील जमाली जैसा जो कैरेक्टर है, ये आपकी ज़िंदगी में पहली बार आया, किससे पहले भी आपने कभी नेगेटिव रोल्स किए हैं? आई थिंक कभी नहीं ना। मैंने थिएटर में किए हैं। अच्छा। हाँ, थिएटर में बहुत किए हैं। एक मेरा प्ले है मसाज, जो मेरा सोलो 2 घंटे का सोलो परफॉर्मेंस, आई प्ले 24 कैरेक्टर्स इन दैट। शायद इसका एक रिकॉर्ड भी है, एम आई करेक्ट? रिकॉर्ड तो अपने आप में है, मैं 24 किरदार निभाता हूँ 2 घंटे में। और जी, और उसमें एक कैरेक्टर आता है जो मराठी आदमी है, और वो विलन है, वो 10 मिनट तक रहता है, लोग हिल जाते हैं जब वो आता है तो। और बहुत जगह हंसते बहुत लोग हैं, ये आता है तो सब
इंटेंस हो जाता है पूरा प्ले। तो मैं कह रहा हूँ कि थिएटर में मुझे बहुत सारे ऐसे चांसेस मिले हैं। फिर मैंने एक प्ले किया था अंधे चूहे, विच इज़ बेस्ड ऑन द माउस ट्रैप बाय अगाथा क्रिस्टी। मैंने उसको 125 शो किए, इन विच आई एम द यंग मर्डरर इन दैट, और एंड में पता चलता है कि वो ही इज़ द किलर। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो थिएटर में बहुत मिलते हैं, सिनेमा में कम मिलते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि लोग सिर्फ सेट कास्टिंग में जाते हैं कि भाई ये कॉमेडियन है, ये विलन है, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये हीरो की बहन है जिसका होगा, ये विलन के चमचे हैं, और ये कॉमेडियन है। करेक्ट। तो अगर ऐसे टाइप कास्टिंग होगी तो शायद आप जो कॉमेडी के लिए जो माने जाते हैं, जाने माने कलाकार हैं, तो आपको हम इस रूप में नहीं देखते, अक्षय खन्ना को हम इस रूप में नहीं देखते जो हम जिस रूप में हम देख रहे हैं। सर, मैं आगे लेकर के जाने की कोशिश करूँगा आपको कि इस मूवी के दौरान आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे, किस तरीके का सेट का माहौल होता था, और जो जितने आपके साथ में जो रणवीर सिंह हैं, अक्षय खन्ना है, संजय दत्त, इन सब के साथ आपकी कैसी रही केमिस्ट्री? बहुत बढ़िया, बेइंतहा बढ़िया। सी रणवीर सिंह जो है वो, उनकी सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, और वो राज ये है कि जब फिल्म बन रही होती है तो वो अपने आप को हीरो नहीं समझते, वो अपना बैगेज नहीं लेके चलते, वो अलग नहीं जाकर बैठते, वो पूरी टीम को साथ में लेके चलते हैं, बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर कि भैया मेरी फिल्म है, ये मेरे कंधे पे फिल्म है, मेरे सारे जितने इसमें बाकी करता धरता है, भले वो डीओपी हो या को एक्टर हो या वो सेट वाला हो, वी शुड ऑल बी टुगेदर एंड हैप्पी अबाउट इट, अबाउट वर्किंग इन इट, रादर देन कि हम ये अगर कोई भी आदमी सोचेगा नहीं बैगेज लेकर आएगा कि मैं हीरो हूँ और सब मेरे ऊपर है, तो हम मेरे बारे में सोचो, मेरा शॉट लगाओ, मेरा एंगल लगाओ, क्लोजअप मैं दूंगा, डायलॉग मैं, यही डायलॉग मैं ही बोलूँगा, तो फिर भैया फिल्म ही तू ही देखेगा फिर अकेला। क्योंकि मैं जब आपके ट्रेलर लॉन्च के दौरान आया था तो आपको बखूबी सम्मान दिया जा रहा था, उस पूरे मंच पर सबसे सीनियर आप थे, उसी हिसाब से आपको एक पूरा दर्शक भी आपको उसी हिसाब से प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। आदित्य धर के डायरेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरीके का डायरेक्शन है? और आपने एक जगह जिक्र किया है कि ये मूवी शोले की तरह साबित होगी, तो इतना बड़ा स्टेटमेंट आपने कैसे दिया, क्या सोच थी उसके पीछे? कोई भी चीज़ हो ना, भाई वो मार्केटिंग हो, मार्केटिंग सिनेमा की मार्केटिंग नहीं कर रहा मैं जनरल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, अबाउट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जी जी। मार्केटिंग हो इस तरह की, या सिनेमा हो, अपने आप कुछ चीज़ें स्लम्बर में चली जाती हैं, यानी कि वो धीरे धीरे सो जाती हैं, एक एवरेज लेवल पे काम चलता रहता है, फिर एक फिल्म आती है जो आपको जगाती है, फिर एक ऐसा ऐड आता है जो ऑडियंस को जगाता है, बाकी सब काम करने वालों को जगाता है। अरे यार ये देखो, ये किसने क्या ऐड बनाया है, देखो इसका प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ चला गया। करेक्ट, बिल्कुल ऐसा होता है ना? बिल्कुल होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि somebody has tried something different. करेक्ट, न्यू क्रिएटिविटी, न्यू एक्सपेरिमेंट। रन ऑफ द मिल नहीं कर रहा वो ये फिल्म नहीं बना रहा है कि बॉय मेट गर्ल, एंड देन द विलन केम, कॉलेज में विलन आया, एंड देन देयर इज अ फाइट, एंड देन फादर मदर आर अगेंस्ट इट, एंड देन द बॉय एंड गर्ल रन। इस ऐसी फिल्म भी हिट होती हैं, बिल्कुल, ये चांसेस कम होते हैं जी, क्योंकि ऐसी फिल्में बहुत बनती हैं, लोगों ने बहुत बार देखी हैं। बिल्कुल, वो तभी चलेंगी अगर इसमें म्यूजिक बड़ा कम, जैसे अभी सैयारा फिल्म आई, सैयारा मूवी, करेक्ट, तो उसमें एक एलिमेंट था, एक मेंटल एलिमेंट था, लड़की का एलिमेंट था, इट वाज नॉट अ रन ऑफ द मिल लव स्टोरी, म्यूजिक बहुत अच्छा था, तो इसलिए वो चल गई, क्योंकि म्यूजिक बहुत अच्छा था, एक एलिमेंट अलग था, एक डिफरेंट टेंजेंट पे थी। तो मुझे ऐसा लगता है अब क्योंकि वो लव स्टोरी थी, बहुत बड़े बजट की नहीं थी, तो उसने एक वेव डेफिनेटली क्रिएट की, लेकिन ये एक बहुत बड़े बजट की फिल्म है, और ये सिनेमा का जो बार है उस बार को ऊपर लेकर जाएगी, और शायद बार को तोड़ भी दे। तो आप ये कह सकते हैं कि साल की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, हिट मूवी? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है जी, और मैं चाहता हूँ कि मैं गलत साबित ना हूँ क्योंकि मैं भी इसमें हूँ।
जी जी। मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं समझ रहा हूँ वैसे ही हो। और देखिए एक चीज़ बड़ी अच्छी जो मूवी ने की है, जो रादर प्रोडक्शन हाउस ने की है, वो ये है कि फिल्म की जिज्ञासा बढ़ा दी है, करेक्ट। फिल्म से उम्मीदें जगा दी हैं। तो जिसकी वजह से होगा क्या, फिल्म अब कैसी भी हो इसको देखेंगे बहुत लोग, तो वो अपने आप में एक हिट करने का एक चांस आपको मिलता है। क्योंकि इस मूवी का ट्रेलर भी काफ़ी मतलब लोगों ने देखा है, अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं, साथ में इंस्टाग्राम पर उसका गाना भी काफ़ी हिट चल रहा है ट्रेंडिंग म्यूज़िक में। तो दोनों चीज़ें मिल करके अगर आती हैं तो ज़ाहिर तौर पे आप जो कह रहे हैं वो आप सफल भी साबित हो सकते हैं। आर माधवन इसमें लगभग, अगर मैं सही हूँ तो अजीत डोभाल का एक रूप दिखाई दे रहा है। आर माधवन को आपने इस कैरेक्टर में देखने के बाद आपको क्या लगा कि ये लड़का थ्री इडियट्स में एक अलग था, इस कैरेक्टर में बिल्कुल अलग है? नहीं देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए जी। एक एक्टर जो है ना, वो एक अच्छा एक्टर अगर आप लेते हैं तो वो कुछ भी कर सकता है, आपको उसके ऊपर फेथ होना चाहिए। आपको अगर उसके ऊपर फेथ है कि नहीं यार दिस मैन विल डिलीवर व्हाट आई एम सेइंग, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो पिछली फिल्म में क्या था या अगली फिल्म में क्या था, दैट डजंट मैटर एट ऑल। इफ द एक्टर इज गुड, वो आपकी कन्विक्शन को आगे लेकर जाएगा। और जब जब भी आप एक अच्छा एक्टर लेते हैं तो सी अ गुड कास्टिंग इज हाफ द वर्क डन, बिकॉज अच्छा एक्टर जो है ना वो क्या करता है, या अच्छा डीओपी या अच्छा आर्ट डायरेक्टर सेट वाला या अच्छा कॉस्ट्यूम वाला आप क्यों लेते हैं? आप क्यों लेते हैं? इसलिए नहीं लेते कि वो बड़ा महंगा है या सस्ता है या अच्छा काम करेगा। आपको ये लगता है कि जो एज अ डायरेक्टर मैंने नहीं सोचा ये वो सोचेगा, वो करके दिखाएगा। जो टेबल पे मैं नहीं ला पाया वो ये लेकर आएगा। जो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मुझे चाहिए, मुझे एक इवनिंग शॉट चाहिए। इवनिंग शॉट बहुत सारे डीओपी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो लगाएगा वो कुछ अलग होगा, है ना। आपने सर टाइप कास्टिंग की बात की थी, तो आपको लगता है कि आपके अंदर के जो किरदार थे, आपके अंदर जो एक्टिंग थी, उस सबको आज तक बॉलीवुड अच्छी तरीके से भुना पाया है, या आपके ऊपर अभी भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने अपने थिएटर में इतना एक्सपेरिमेंट किया अपने साथ कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं अपने जो मेरी इमेज है सिनेमा में या टेलीविज़न में, उसके विपरीत मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने साथ थिएटर में, और लोग उसको लाइक करते हैं। तो सिनेमा में लोग नहीं करते क्योंकि सिनेमा में स्टेक्स बड़ी हाई होती हैं, बजट बड़े हाई होते हैं, बिल्कुल, है ना। तो उनको लगता है कि नहीं यार अगर नहीं चला तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हम, और सिनेमा में क्या होता है कि आप टाइम कास्ट में ही फिक्स रहते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं चाहते। आपको लगता है कि नहीं यार ये भाई है, ये भाई का रोल करेगा, हीरो का भाई है, ये भाई में ही ठीक है। ये हीरो के लिए ठीक नहीं है, हीरो का भाई ठीक है। ये विलन का चमचा ही ठीक है, विलन के लिए ठीक नहीं है अभी। विलन का चमचा ठीक है ये, तो उसको चमचा में ही रखो, और तो आप एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं हैं। लेकिन अगर आप अच्छे एक्टर को लेंगे और आप उसको अच्छा रोल देंगे तो क्या होता है कि इट्स अ वाइस वर्सा थिंग। आपने मुझ में फेथ दिखाया, अब मेरी बारी है आपके अंदर फेथ दिखाने की। जी, बिल्कुल बिल्कुल। Isn't it? आपने मुझे इतना बड़ा रोल दिया तो अब मेरी, मतलब मैं थोड़ी ना उसको भी ऐसी कैजुअली थोड़ी निभा दूंगा उसको। आई वॉन्ट बी कैजुअल अबाउट इट, आई विल गिव माई बेस्ट सो दैट आपने जो मेरे अंदर फेथ दिखाया मैं उसको जस्टिफाई करूँ। आपने सर ट्रेलर देखा? ट्रेलर का जो फर्स्ट सीन था बड़ा ही भयानक याद आ गया था मुझे तो। बशर अल असद की सीरिया वाले राष्ट्रपति की जो यातनाएं थी वो भी याद आ गई थी। इसको लेकर कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ सोशल मीडिया पे, बड़े यूट्यूबर है ध्रुव राठी ने भी बहुत कुछ लिखा। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे कि इस तरीके के सीन्स को अवॉइड किया जा सकता है, इस तरीके की हिंसा को, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे किसी को मारने के नए तरीके भी मिल जाते हैं। अक्सर लोग अपना खुद का चेहरा देखना पसंद नहीं करते,
सिनेमा और थिएटर जो है ना, वो आपको वो दिखाता है जो आप हैं। ये वायलेंस ऐसी होती है, तभी तभी तो दिखाया हमने। ये कोई आसमान से थोड़ी हमने इमेजिनेशन लाए हैं। बिल्कुल ऐसी वायलेंस होती है। होलोकॉस्ट हुआ इस दुनिया में, होलोकॉस्ट हुआ है, ऐसी वायलेंस होती है, तभी तो ये किया गया है। आप देख नहीं पा रहे क्योंकि वो सच्चाई है वो। क्योंकि हाँ ठीक है, उसको आप थोड़ा सा आर्टिस्टिकली कैसे दिखाएं ताकि वो इतना घिनना ना लगे। क्योंकि देश में सर ऐसे भी लोग हैं जो इन सब चीज़ों से सीख जाते हैं। जैसे अगर आपको याद हो बाजीगर मूवी में वो जो धक्का देने वाला जो सीन है, उसके बाद ऐसे सारे बहुत सारे क्राइम्स होते गए देश में। तो ऐसी चीज़ें होती, तो इस वजह से मेरा आपसे ये था कि एक सवाल आपसे पूछा जाए। देखिए, ये तो एक सोसाइटी और सिनेमा एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। सिनेमा समाज से सीखता है, समाज सिनेमा से सीखता है। बिल्कुल, ये कोएग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है, और वो चलते रहेंगे पैरेलल साथ में। ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब कितने हमने ऐसे भी देखे हैं कि साहब इस क्रिमिनल ने वो फिल्म देखी और ऐसे क्राइम कमिट किए। बिल्कुल करेक्ट, लेकिन ऐसी भी तो फिल्में हैं कि उस क्रिमिनल ने ये क्राइम किया और हमने फिल्म बनाई इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, आरुषि हेमराज हत्याकांड के बाद बनी थी वो मर्डर। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो आज नए जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, आपके पास 4-5 दशकों का एक अनुभव है, आज के कलाकारों को आप क्या टिप्स कहूँ, सुझाव कहूँ, क्या कहना चाहेंगे कि इतने लंबे समय तक कैसे टिका जाए? क्योंकि बहुत सारे लोगों की मन की आशा ये होती है कि फटाक से, जैसे आज होता है ना सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल, एक ही रात में हम बड़े इंसान बन जाएं, वो कैसे हो? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि मैं बड़ा हूँ कि नहीं हूँ, तो मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। मैंने किया है मोर देन 45 ईयर्स मैंने सर्वाइव किया है, जो अपने आप में एक इस थोड़ा जोक। एंड इट्स नॉट ओनली टैलेंट दैट मेक्स यू सर्वाइव, इट्स नॉट ओनली टैलेंट, टैलेंट इज वन पार्ट ऑफ इट, इट्स योर पर्सनैलिटी, it's the way you handle people, the way you handle yourself, how much baggage you carry on your head. आप अपने बारे में क्या सोचते हो और आप अपने कंपैरिजन में दूसरों के बारे में क्या सोचते हो? बिल्कुल, आप अपने जूनियर्स को कैसे ट्रीट करते हो? अब छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। हम लोग धुरंधर की शूट कर रहे थे, तो आजकल एक सिस्टम बना हुआ है कि जब किसी एक्टर का लास्ट डे होता है उस दिन केक काटा जाता है, उसको फेयरवेल दी जाती है, उसको थैंक यू बोला जाता है। सिस्टम है ना? बिल्कुल ऐसा होता है ना? होता है। तो मेरे शूटिंग में अभी थे 8-10 दिन बाकी थे मेरा काम खत्म होने में, तो किसी एक एक्टर का लास्ट डे ऐसा आया, तो यूनिट ने केक मंगाया। 2-3 एक्टर का पैकअप हो रहा था, तो केक मंगाया, सबको बोला थैंक यू वेरी मच, बड़ा मज़ा आया। तो आदित्य धर चल के मेरे पास आए, केक कट रहा था, वो आदमी बांट रहा था, सब तालियां बजा रहे थे। आदित्य धर मेरे पास आए, मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरे कान में बोला, राकेश जी, जिस दिन आपका लास्ट डे आएगा ना, मैं रो पड़ूंगा। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है? हाँ सर, आई लव यू सर। तो आई डोंट थिंक इट्स ओनली टैलेंट ना, इट्स नॉट ओनली वर्क। सिर्फ तो एक पैकेज होता है कि आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये है कि स्टारडम जो है ना, वो आपके काम का बाई प्रोडक्ट है। बिल्कुल, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। आप पहले स्टार बन गए और बाद में आपने अच्छा काम किया, ये पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं पहले स्टार बन जाऊं फिर मैं अच्छा काम करूंगा, ये नहीं हो सकता। आप पहले अच्छा काम कीजिए, धीरे 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 लोग देखते जाएंगे, आप बड़े होते जाएंगे लोगों की नज़रों में। बिल्कुल। सर आपने साजन चले ससुराल मूवी में काम किया, डेविड धवन की बेहद खूबसूरत मूवी। हाँ, मेरा तो उसमें एक वो छोटा सा था, लेकिन वो बड़ा पॉपुलर रहा। बड़ा पॉपुलर, क्योंकि सर हम मुझे याद है, हम छोटे थे तो हम डीडी नेशनल पे मूवी देखते थे, एक एक किरदार हमें याद है। गोविंदा, डेविड धवन, इनकी जोड़ी बड़ी अच्छी चलती थी, कादर खान। उस वक्त की कुछ ऐसी मेमोरी आप हमें बताना चाहें?
जो आपको याद हो बड़ी अच्छे से? नहीं, देखिए उसमें क्या होता था कि रिलेशन पे बड़ा काम चलता था। ये डेविड धवन मेरे जिगरी दोस्त हैं। FTIA से हम लोग क्लास फेलो हैं। वो एडिटिंग में थे, मैं एक्टिंग में था। हम साथ में एडमिशन हुआ, साथ में बाहर निकले। 8-9 साल एक फ्लैट में रहे एज अ पेइंग गेस्ट। ओह! तो इतनी अच्छी दोस्ती अगर किसी के साथ होगी तो वो जब फ़ोन करेगा तो मैं थोड़ी पूछूंगा कि तू क्या रोल है और कितने पैसे हैं। मैं नहीं पूछूंगा उससे। जी। आज भी नहीं पूछता। अभी मैं आपने जिक्र किया नाम, ये फिल्म जो आ रही है डेविड की, है जवानी तो इश्क होना है, जो हाँ। नेक्स्ट फिल्म जो आ रही है, मैं उस पर हूँ, उस फिल्म में हूँ मैं। वाह! तो जब मुझे फ़ोन आया तो मैं थोड़ी उसको पूछूंगा कि यार, हाँ मैंने पूछा क्या भाई, इतना बोला अच्छा रोल देना मेरे को, सर तू ऐसा मत करना, मैं तो मारूंगा तेरे को, नहीं तो यार तू अच्छा रोल, तू आ रहा है यार, तू आ यार, तू आ जा बस। तो ऐसा होता है तो ना। आप प्यार मोहब्बत में रोल कर लेते हैं? बिल्कुल कर लेता हूँ। पैसा नहीं देखते उस वक्त? नहीं, पैसा इतना नहीं देखता मैं उतना, मुझे लगता है कि यार मुझे मज़ा आएगा यार, डेविड के साथ रहूँगा, मज़ा आएगा। दोस्तों के लिए एक मुलायम दिल है आपके मैं पास। बिल्कुल है, बिल्कुल है, हाँ। यू नो। और ये आप सब कुछ ही अगर आप उसमें वे करते रहेंगे, ये यही रीज़न है जो आप बोल रहे हैं ना कि इतना लंबा चलने का, ये भी एक रीज़न है कि आप कैसे अपनी फ्रेंडशिप को वैल्यू कर रहे हैं। करेक्ट। अगर मैं डेविड को ये बोलूँ कि नहीं यार तू इतने पैसे नहीं देगा, तो भैया मैं नहीं करता, सॉरी यार मैं नहीं करूँगा तेरे। अब मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि तुम्हें मुझे ख़राब रोल मत देना बस, ये तो मैं बोल सकता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। कि मुझे ऐसे फालतू के साइड में खड़ा मत करना, बिकॉज आई एम योर फ्रेंड, यूज़ मी प्रॉपरली, आई विल, इतना तो बोल सकता हूँ ना। क्योंकि आजकल तो सर एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने के लिए भी बड़े प्रोफेशनल हो जाते हैं लोग कि नहीं मुझे इतना पैसा चाहिए। जब आपकी इतनी अच्छी दोस्ती हो, आप मतलब सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरा रोल अच्छा होना चाहिए। हाँ मतलब हाँ, अपने करीबी दोस्त को तो ये क्या, वरना फिर दोस्ती का फ़ायदा क्या होगा। दोस्ती का फायदा क्या? हाँ, जी, वो तो साजन सजे ससुराल का मुझे कुछ बता रहे थे। उसका भी ऐसे ही हुआ था, मुझे याद नहीं है क्या हाँ, हुआ हाँ, था। हाँ। उसका भी ऐसे ही हुआ था कि फ़ोन आया मुझे। मैंने तो ऐसी बहुत सारी फिल्म, जो आप बोल रहे हो ना ये, हाँ, ऐसे मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं हाँ, डेविड के साथ की। जैसे एक ज़माने में मोबाइल नहीं था जब, बिल्कुल। तो लैंडलाइन पे फ़ोन आता था। हुँ, देव साहब के साथ मैंने 3-4 फिल्में की। हुँ, तो अब इतना ग्रेट आदमी, इतना बड़ा नाम, इतने बड़े वो स्टार, और इतने मतलब बहुत अच्छे आदमी, हुँ, तो फ़ोन कैसे आता था। आप देखिए, आप एक्टर कैसे इस बात की वैल्यू नहीं करेगा। देखिए हुँ, फ़ोन बजा आपके घर में, लैंडलाइन है, हुँ, आपने उठाया, सामने से आवाज़ आई, हेलो राकेश, देव हियर। सर क्या, हाँ देव हियर सर, या तो एक काम कर, नई फिल्म बना रहा हूँ, तो तू आ जा, तेरा 2 दिन का काम मैं छोटा ऊपर, आ जा सर, मेरी बात सुनिए, आ जा सर, मैं मेरी आ जा, तू कल आ जा और कर ले सर, मेरे पर्स तू कर ले भाई, आ जा आ जा। तो ये ऐसे करके फ़ोन रख दिया। अब बताइए, कोई आदमी पैसे की बात करेगा, कोई आदमी रोल पूछेगा, देवानंद आपको फ़ोन कर रहा है, देवानंद जी फ़ोन कर रहे देव साहब फ़ोन कर रहे हैं, डायरेक्टली फ़ोन कर रहे हैं, और बीच में ये भी नहीं है कि कोई इंटरप्रेटर है, हाँ। या कोई असिस्टेंट है, या कोई वो फ़ोन वाली लड़की है, कोई मैनेजर है। मैनेजर है। फ़ोन उठाया, राकेश, देव हियर, सीधा। वो कुछ सुना भी नहीं, बस सीधा अपना सुनते ही नहीं थे वो। पूछा नहीं कि राकेश जी मुंबई है कि दिल्ली है, कनाडा है, बस और उनको मालूम है मैंने बोल दिया तो आएगा आएगा आएगा। मतलब इतनी प्यार मोहब्बत। तो अब ऐसा है तो आपको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा ना फिर। बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ यार देवरन क्या समझता अपने आप को, यार हम लोग, हमारे पास हमारा टाइम नहीं है क्या, हम लोग अब ऐसा समझता हम बेकार बैठे हैं क्या, देवरन नहीं समझता होगा, अपने घर में बड़ा हो गया। तो ऐसा अगर मैं सोचूंगा हाँ, तो कैसे चलूंगा फिर मैं। बिल्कुल। अच्छा, इस तरीके की प्यार मोहब्बत आपको आज के सेट्स पर दिखती है? जो प्यार मोहब्बत जो पहले कम होती थी, है। पर्सनल टच जो होता बहुत था। कम है, बहुत कम है। क्योंकि एक बार मेरी दलीप ताहली से के साथ बहुत अच्छी खासी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारा एक टाइम अलग था, हम लोग बैठते थे, अमरीश पुरी बैठते थे, हम चाय पानी पीते थे, अलग दोस्ती यारी होती थी सेट के इधर। मेरे पानी है। हाँ, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे के रीजंस आपको क्या लगते हैं कि मतलब दुनिया इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है फ़ोन्स में, पर्सनल लाइफ में? नहीं, बिजी की बात नहीं है। एक्टर्स ने बहुत सारे फिल्टर लगा लिए हैं। पहला फिल्टर है
मैनेजर का, दूसरा फ़िल्टर है किसी कास्टिंग वाले का, तीसरा फ़िल्टर है उसकी सिक्योरिटी का। तो आदमी को इतने सारे पर्दे क्रॉस करके अगर किसी के पास जाना पड़ेगा तो आदमी बोलेगा भाड़ में जाएगा, कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो तो जाऊँगा। बिल्कुल। अब मेरा सपोज एक बहुत प्यारा दोस्त है, ठीक है, हीरो है, बहुत प्यारा दोस्त है, उसको मिलने के लिए मुझे 6 लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा। तो मैं अंदर मैसेज भेजूंगा कि भैया मैं आया हूँ, मुझे मिलने। अगर बोलेगा मैं यार तो आप बैठिए सर बताते हैं, तो मैं बोलो भाड़ में जा, तो मुझे नहीं मिलना तेरे, यू नो। तो ये पुराने ज़माने में ऐसा कोई फिल्टर नहीं था, डायरेक्ट अप्रोच, हर आदमी डायरेक्ट अप्रोचेबल था, हर आदमी डायरेक्टली अप्रोचेबल था, कोई भी कितना भी बड़ा हो। ये आपने जिक्र कर ही दिया कि देव साहब आपको डायरेक्ट फ़ोन करते थे, ये हाँ। तो कितना बड़ा एक टच है। हाँ डायरेक्ट। सर धर्मेंद्र जी की अभी इंतकाल हुआ, वो चले गए। आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र जी जैसा कलाकार और धर्मेंद्र जी जैसे कलाकार बनने में कितना वक्त लगता है, या किस तरीके की कलाकारी उनके अंदर थी जितना इतना प्रेम पा करके वो गए? धर्म जी बहुत ही अपने करियर में, अगर आप अभी बहुत यंग हो, आपको पता नहीं, धर्म जी अपने करियर में बहुत ही स्मार्ट रहे, रियल। बहुत स्मार्ट रहे। मतलब उन्होंने ऋषि दा के साथ भी काम किया, उन्होंने बिमल रॉय के साथ भी काम किया, उन्होंने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। उनको मालूम था कि मैं अच्छे, सत्यकाम जैसी फिल्म भी की उन्होंने, यू नो, और ऐसी बहुत सारा काम किया उन्होंने, अनुपमा की, जो बहुत अच्छा काम है उनका। लेकिन धीरे धीरे फिर कमर्शियल जब हो गए तो एक ही मैन का इमेज उनका बन गया और उसमें वो रहे। ये सब बातें तो अपनी जगह है, लेकिन वो बड़े वार्म हार्टेड इंसान थे, बहुत गर्म जोश और गर्म दिल, दोनों चीज़ें बहुत, और खुले दिल के थे। मतलब बाहें ऐसी रहती थी, कोई भी आए गले मिले, बैठे, आप बैठिए 10 मिनट आपके साथ, आपको लगेगा यार नहीं यार ये तो मतलब मेरे आदमी हैं। आपके साथ मुलाकात का कोई किस्सा? मैंने लास्ट फिल्म की थी उनके साथ, तेरी बातों में मेरा उलझा जिया, तो उसमें मेरे फादर का रोल किया था उन्होंने। मैं शाहिद का फादर था और धर्म जी मेरे फादर थे। सर 2 सवाल हो। तारक मेहता का चश्मा, ये जो इतना हिट शो है, कई सालों से चल रहा है, इसके पीछे के आपको रीजंस क्या लगते हैं? एक बेहतर स्टोरी या एक बहुत अच्छा सा ह्यूमर, क्या आपको क्या दिखाई देता है? आपने भी काम किया है। मैं अभी भी कर रहा हूँ। ये नीट एंड क्लीन ह्यूमर है और फैमिली ह्यूमर है। ड्रामा, सिचुएशंस वो ऐसी ढूंढ के लाते हैं जो कि रोज़ होती रहती हैं, रिलेटेबल। हाँ बहुत रिलेटेबल है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती रहती हैं। बड़ी मेहनत करते हैं वो लोग, बहुत 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 मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अरे सर, मैं एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप कॉमेडी में कई सालों से रहे हैं, आप हैं, कादर खान हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आजकल की जो कॉमेडी हो गई है, स्टैंड अप कॉमेडी हो गई है, विवाद भी हो जाता है, इस कॉमेडी को आप कभी देखते तो आपका क्या टेक है? इस तरीके की कॉमेडी होनी चाहिए जो कमर से नीचे की ही पूरी कॉमेडी है? देखिए क्या होता है कि 2 चीज़ें हमेशा साथ साथ चलती रहती हैं, प्रिविलेंट रहती हैं हमेशा किसी भी आर्ट फॉर्म में। एक होता है टाइमली, टाइमली का मतलब इस समय ये चल रहा है ये करो। एक होता है टाइमलेस, करेक्ट, ये इसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं है भैया, ये जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये चीज़ देखी जाएगी। चश्मे बद्दूर का एग्जांपल ले लीजिए आप, वो टाइमली कॉमेडी नहीं है, वो टाइमलेस कॉमेडी है। श्रीमान श्रीमती टाइमली कॉमेडी नहीं है। सही है। आज 30 साल के बाद भी लोग दोबारा 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 बार बार लगा के, मुझे कल ही किसी ने भेजा अपने घर पे, उनके टीवी का फोटो भेजा, देखिए हम इस समय ये देख रहे हैं, आपका ये वाला एपिसोड देख रहे हैं आज, इसने 30-35 साल के बाद। तो अगर आप फूहड़ ह्यूमर करेंगे जो सिर्फ डबल मीनिंग पे या किसी की इंसल्ट करके क्रिएट होगा, वो उस समय एक लाफ्टर आ जाएगा उसको, लेकिन वो दोबारा कोई देखने के लायक नहीं है वो चीज़। वो जो इज्जत सम्मान आप लोगों को जो मिलता है शायद वो उनको कभी नहीं मिल पाएगा। पता नहीं, मैं तो इसमें वही जानते हैं, मैं इतना जानता हूँ कि मैं कहाँ हूँ बस। जी सर, सोशल मीडिया को लेकर आपका क्या कहना है? सोशल मीडिया का आपके ऊपर प्रेशर? ना ना ना, मैं आज तक, मैं अगर कोई चीज़ डालता हूँ हाँ,
सोशल मीडिया पे मैंने मुड़ के नहीं देखा कि मुझे इसमें से कितने रिव्यू मिले, कितने कमेंट मिले। मैं कभी नहीं, मैंने गिने भी नहीं। ओह, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे कितने फॉलोअर हैं। तो आप इंस्टाग्राम चलाना जानते हैं? मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं चलाता कि मेरे फॉलोअर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़, मुझे कोई उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। अगर बढ़ रहे हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं बढ़ रहे तो मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई। मैं इस पे जिंदा नहीं हूँ। इस पे जिंदा होते तो इतने साल काम नहीं किया। मैं इस पे जिंदा नहीं हूँ। ये एक आज की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसमें जो मैं फुलफिल कर सकता हूँ उतनी कर रहा हूँ। मैं एक्स्ट्रा भी नहीं मैं कर रहा कि मैं 24 घंटे इसमें लगा रहा हूँ, मैं देखता रहूँ और मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है यार, किसी ने लाइक ही नहीं किया यार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आपका कुछ कहना हो व्यूअर्स को तो आप जरूर कहिएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और धुरंधर ज़रूर देखिए। नई फिल्म है अभी, और एंजॉय कीजिए इसको। और मेरा काम भी, मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको हंसाता रहूँ और आप भी हंसते रहिए ज़िंदगी में, तो सुखी रहेंगे। थैंक यू।